आज हम बात करते हैं सिविल रिट ड्राफ्टिंग की, यानी सर्विस रिट पिटीशन में सिविल की रिट ड्राफ्ट कैसे होगी। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लाई आपके सामने, इसमें आ रहा है इस कैमरे में, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लाई किसी मामले में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उसको डिस्क्रिमिनेट किसी आधार पे किया गया हो, तो उन परिस्थितियों में कब और कैसे और किस तरीके से, किस प्रोसीजर को एडॉप्ट करते हुए आप उस डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं या उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप कहां जाएंगे, इस तरीके के मैटर्स को सोचने और समझने की जरूरत है। तो आज हम बात करते हैं सिविल रिट जुरिडिक्शन में एक मैटर पे डिस्कस करेंगे लाइवली और वाइडली। आज इस प्रोस्पेक्टिव पे डिस्कस करेंगे कि सिविल रिट पिटीशन में किस तरीके से रिट पिटीशन को ड्राफ्ट करें, यानी सर्विस की पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होनी है और किस हिसाब से ड्राफ्ट होनी है, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे सामने एक केस है, ओम प्रकाश एंड अदर, फ्लाइट मोड लगा करके वो फ्लाइट। आज हम एक केस जो डिटेल डिस्कस करेंगे, ओम प्रकाश सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। इस मामले में एक डिटेल मैटर पे डिस्कशन करना है। चलो डिटेल मैटर पे डिस्कशन करना है कि सिविल रिट पिटीशन में हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन होती है वो 5 तरह की रिट पिटीशन होती है। सर्सरारी और मेंडमस 2 का जिक्र हम आज यहाँ पे करते हैं। बाकी हेवियस कार्पस और दूसरे को वारंटो और को एग्जीबिशन का अलग स्कोप है। आज हमारा जो मेनली डिस्कस का मुद्दा है वो इसी पॉइंट पे है, मेंडमस पे और रिट ऑफ सर्सरारी पे। इस पिटीशन में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो मैटर हाई कोर्ट से लेकर के अप टू सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने पिटिशनर को कोई भी लीगल रेमेडी प्राप्त नहीं कराई और ना ही उनके प्रमोशन को बहाल किया है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का सारा कारभार अगर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को संभालने का काम अगर देखा जाए तो होम डिपार्टमेंट में है। और होम डिपार्टमेंट का जो सबसे ट्रस्टेबल जमीन पे लैंडेड जो काम करते हैं वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे स्टेट में वर्क करते हैं। और उनकी ड्यूटी वैसे पुलिस रेगुलेशन में डिफाइन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर यूं देखा जाए तो जो रूटीन वे में चल रहा है वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। अगर उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करती है और उनको हर मामले में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ रही है और कई एक लिटिगेशन फाइल करने के बाद अप टू सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई और एसएलपी के बाद भी कोई उनको रेमेडी न मिलने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल हुई, वही ओल्ड एसएलपी में। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि जाइए आप दोबारा हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखिए और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी बात रखिए, यानी रिप्रेजेंटेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा दीजिए। अब पिटिशनर ने और उनके साथियों ने दोबारा स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी उसका कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक कंडीशन और उसमें मेंशन की थी अपने ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर में। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर फ्री होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे
और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट उसे टाइम बाउंड और इन अकॉर्डेंस विथ लॉ यानी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है या डिसाइड नहीं करती है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए पिटिशनर कहां जा सकता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी रेमेडी के लिए वहां पे जा सकता है और फ्रेश पिटिशन फाइल कर सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के तहत पिटिशनर ने दोबारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच किया और अप्रोच करने पे कुछ दिनों तक यहाँ पे स्ट्राइक थी, लायर्स स्ट्राइक पे थे। तो उसके बाद में स्ट्राइक की वजह से पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हुए, यानी स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित होकर के ऑनरेबल कोर्ट के सामने 1-2 डेट में अपनी बात रखी। उसके बाद स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई। उस पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से डिटेल या शॉर्ट काउंटर एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड फाइल करने के लिए डायरेक्शन दिया है। इसी केस हिस्ट्री पे आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पिटीशन आपके पास आती है तो किस हिसाब से आप डेट ऑफ इवेंट लिखेंगे, किस हिसाब से आप इंडेक्सिंग उसकी करेंगे, क्योंकि मैटर अप टू सुप्रीम कोर्ट अगर आता है उसके बाद अगर ड्राफ्टिंग करनी हो तो आपको बहुत क्रिस्प ड्राफ्टिंग करनी होती है और उसको बहुत सीक्वेंस में पिटीशन को प्रोफार्मे के बेस पे लाना होता है। तो आज हम उसी पिटीशन पे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो करके आई थी और क्या रिलीफ आपने सीख की है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक पे, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग की सीरीज है उसी सीरीज में एक रिट का जुरिडिक्शन है और रिट में 3 तरह के कैटेगरी अलग से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बांट रखा है, रिट ए, रिट बी, रिट सी। जबकि ये सभी जो है आर्टिकल 226 के ही अंदर में आते हैं, लेकिन ये अलग अलग कैटेगराइज किया गया है ताकि अलग अलग कोर्टों के जुरिडिक्शंस के हिसाब से मैटर जाए। रिट ए अपने आप में कोई ऐसा वो नहीं है, बस ये एक कैटेगरी है जो ऑनरेबल कोर्ट ने अपने कोड के हिसाब से सर्कुलर जारी कर करके बांटा हुआ है। अदरवाइज ये 226 की रिट पिटीशन है। अब देखिए ड्राफ्टिंग में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोड तो वो खुद तय करते हैं। यहाँ पे ग्रुप लिखना है और ये डिस्ट्रिक्ट आपके सामने है। ये ऑनरेबल कोर्ट का नाम है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। रिट ए जो है, अभी हम जो कह रहे थे कि ये रिट ए में 3 तरह की कैटेगरी, यानी रिट में 3 तरह की कैटेगरी ऑनरेबल कोर्ट ने किया है, यानी ए, बी, सी। सी ये मिसलिनियस टाइप की है, बी ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है, ए जो है वो सर्विस वगैरह के मैटर्स को लेकर करके फाइल होती है। ये 3 कैटेगरी है। इस पे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज हम लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में इस पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट पार्टी का नाम लिख देना है, इन शॉर्ट, क्योंकि इंडेक्स में बहुत छोटी सी जगह में बहुत बड़ी बात कहनी होती है। तो जो पहला पिटिशनर होता है उसको ऊपर करके और लोगों को एंड अदर्स में कवर कर देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इन ड्राफ्टिंग। उसके बाद में सुमित जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं लग रहा है। उसके बाद में इंडेक्स पे आ जाना है। उसके बाद में ये पार्टिकुलर पे आ जाना है, इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स इंट्रीम एप्लीकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर केस में इंट्रीम एप्लीकेशन लगानी बहुत जरूरी होती है ताकि अगर केस लंबा खींचे तो इंट्रीम ऑर्डर आपको कोई ना कोई मिल जाए ताकि क्लाइंट आपके विश्वास में लगातार बना रह जाए। उसके बाद में कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, क्योंकि इस मैटर में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट से रिमांड होकर के मैटर आया था या आया है, तो इसलिए सबसे पहले कोर्ट का जो सीक्वेंस हमें सीख करना है वो इसी पॉइंट पे करना है कि ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिमांड कर करके यहाँ पे भेजा है, तो इस वजह से हमारे मैटर्स को टेकअप करने में ऑनरेबल कोर्ट को और सुनने में
ज्यादा आसानी होगी, तो इसलिए हमें सबसे पहले वो एनेक्सर पहले लगाना होगा जिससे हम ऑनरेबल कोर्ट को अपने मैटर्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो सबसे मजबूत एविडेंस आपके केस में है, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपको एनेक्स करना है। उसके बाद में एक और ऑर्डर है उसी केस में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में ही दिया है, एसएलपी में, वो लगाया है। उसके बाद इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑर्डर, ये पिटिशनर्स ने इसमें रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है और रिप्रेजेंटेशन डिसाइड ना होने की वजह से वी आर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। उसके बाद में एक एप्लीकेशन पिटिशनर ने 20/6/2020 को दे रखा था, उस पे एक आरटीआई का रिप्लाई था, क्योंकि इन लोगों के पिटिशन फाइल करने में एक डिले का रीजन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट इनकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो हमारे एडवाइस के अनुसार इन लोगों ने आरटीआई में आवेदन फाइल किया और आरटीआई में जब आवेदन फाइल किया तो वैसे तो डायरेक्टली 30 डेज में सूचना दे देना चाहिए, लेकिन ये मैटर कहां पे आया, फर्स्ट अपील तक आया। फर्स्ट अपील के बाद में सेकंड अपील कहां आई, आयोग में। और लंबी लड़ाई के बाद में एक इंफॉर्मेशन पिटिशनर के हाथ लगी जिसमें यह कहा गया कि जिस जियो से और लोगों का प्रमोशन किया गया और पिटिशनर को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उस आरटीआई से इनको रिप्लाई मिल गया। देन इन लोगों ने क्या किया, इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए कि साहब ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहली बार जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया था वो मिसलीडिंग और अनकरेक्ट फैक्ट पे फाइल किया था, और हमारी एसएलपी में जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए था उस तरीके का नहीं मिल पाया ड्यू टू गलत पेपर फाइल करने के लिए या मिसलीडिंग तथ्य फाइल करने के लिए हमें नहीं मिल पाया था। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने वाइड ऑर्डर डेटेड 25/4/2023 ये कह दिया कि आप जाइए स्टेट गवर्नमेंट को अगेन रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और अगेन रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाएगा, और अगर रिप्रेजेंटेशन कंसीडर नहीं होता है तो यू मस्ट गो बिफोर द हाई कोर्ट, कि आपके कंसीडर को ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कराए, कंसीडर कराए। इसलिए ये आ गए। एक रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन ये भी थी, और उसके बाद में सेक्शन अफसर द्वारा राजभवन से सूचना जो मांगी गई थी, उन्होंने बहुत डिलेड सूचना दिया है। ये बातें अभी हम एनेक्सर पढ़ते समय इसको डिटेल में दिखा देंगे। तो सूचना भी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। मान लीजिए आपके खिलाफ अगर कोई ऑर्डर हो जाता है और कोई भी अधिकारी अगर अपोजिट से कोई रिलेशंस डेवलप करके आपको ऑर्डर नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि या तो आप कोर्ट में केस फाइल करें या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप इंफॉर्मेशन सीख करें। अब इंफॉर्मेशन सीख करने में 30 डेज में तो अधिकारी जागते ही नहीं है, फिर जब आप अपील फाइल करेंगे तो देन 30 डेज हो जाएगा। अगर उसमें नहीं जागे तो आप फिर सेकंड अपील फाइल करेंगे, सेकंड अपील में 45-60 डेज लग जाता है। मिला जुला करके आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप पेपर सही ढंग से मांगना चाहते हैं और अधिकारी नहीं देना चाहता है, तो आपका लगभग 90 और 95 100 दिन यूं ही धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अब जब आप आरटीआई भवन आ जाते हैं, राज्य सूचना आयोग, और उसमें जब अपील फाइल करते हैं और अधिकारी तलब होता है, तो आनन फानन घुमा फिरा करके उल्टा पलटा सवाल जवाब बना करके सूचना दे देते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों के भी साथ कहीं ना कहीं हुआ था। ये रिप्लाई है एक डेट की। उसके बाद में फोटोकॉपी ऑफ लेटर डेटेड, जो इन लोगों ने मतलब इसी में कुछ लोगों को प्रमोट कर दिया।
2013 से, और उन्हीं लोगों के साथ इक्वल अपॉइंटमेंट लोगों को 2023 अब चल रहा है। 2013 से हम कहाँ हैं, इन 2023, और इन लोगों को क्या किया, नो प्रमोशन। जो दूसरे को न्याय और इंसाफ दिलाते हैं वो 2013 से लेकर के 2023 यानी पिछले 10 सालों में अभी तक उनका कोई प्रमोशन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो आज हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जबकि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का एक बहुत डिटेल जजमेंट है कि 2023 का ही, कॉपी ऑफ जजमेंट डेटेड 3/7/2023, ये जजमेंट पैरिटी के बेस पे है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ये इधर बैठे हुए हैं बदर जी, इधर बैठे हुए हैं दिलशाद जी, और उधर बैठे हुए हैं अरमान जी जो कैमरे के अंदर नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें में से एक आदमी को किसी को प्रमोट कर दिया जाए, जबकि साथ में चेंबर सभी ने साथ में ज्वाइन किया और सभी ने साथ में इक्वल काम किया। अब किसी को ज्यादा प्रमोट कर दिया जाए और किसी को उससे उसी जगह पे रखा जाए तो जाहिर सी बात है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, और डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब 2013 में किसी का प्रमोशन हो गया और इक्वल पोस्ट पे, इक्वल अपॉइंटमेंट पे, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसी को यानी 3/7/2023 के जजमेंट में इसी बात का कंसिडरेशन किया है और उसी बात का बेनिफिट पिटिशनर कोर्ट के सामने, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट है, आइडेंटिटी कार्ड है और ये वकालतनामा है। यहाँ पे ई नोटिस का एक सेक्शन छूटा है, ई नोटिस, हालांकि बहुत बार ये अभी ज्यादातर इसकी आदत नहीं हो पाई है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। और ये काउंसिल्स का नाम है। बहरहाल इसके आगे अब आते हैं, यहां से इवेंट शुरू हो रहा है। इवेंट लगभग मैंने बहुत सारी डिस्कशंस में, बातचीत के दौरान इवेंट मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी इवेंट 3-4 पेज का है। अगर मोटा मोटा ये है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शुरुआत कहां से है कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/1999 डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हैज बीन इशूड, यानी जो सबसे पहले मुद्दा यह है कि 27/2/1999 में एक गवर्नमेंट जियो आया था और उस जियो के अनुसार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको देखिए। ये है एक डेट 3/9/99, 3/9 मतलब इसको ऊपर होना चाहिए, ये बाद में। द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड द ईयर 1999 on the basis of the government order dated 3/2/1999 for the post of सब इंस्पेक्टर, यानी पोस्ट इतनी थी 1474, यानी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई और 1474 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, जारी किया। अब उसके आगे देखिए क्या है, ये है एक डेट 11/11/2006 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट डेटेड 11/11/2006 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर ओनली 1114 कैंडिडेट। टोटल जो अपॉइंटमेंट है 1478 और सिलेक्शन कितना हुआ, ये टोटल है। सिलेक्शन हुआ 1140। तो अब इसमें बहुत सारे लोग बच गए, यानी कैंडिडेट वर्क यहां माइनस है। अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हाइल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाज हेल्ड फॉर 1478 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर in spite the presence of the eligible candidate for the said post, 338 पोस्ट वर केप्ट वैकेंट, यानी यहां पे
38 पोस्ट क्या किया, वैकेंट कर दिया। पिटिशनर का एलिगेशन क्या क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट आर ऑलरेडी अवेलेबल, यानी अवेलेबल रहते हुए भी इसमें पोस्ट खाली कर दिया गया। अब उसके बाद देखें, I know any information in regard of such post was given to any candidate appear in examination for the post of सब इंस्पेक्टर। ये देखिए कुछ पोस्ट गवर्नमेंट छोड़ देती है या गवर्नमेंट बचा लेती है, जिसकी भी गवर्नमेंट रहे, तो उसको बैकडोर से फिलअप करने की ज्यादातर कोशिश होती है। ऐसा बहुत बार जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर किया है। सपा गवर्नमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी उठे हैं और उसका मुद्दा चला भी है लंबे समय तक, तो इसको आपको अपने हिसाब से समझना। अब इन्होंने क्या किया कि 22/5/2015 को क्या किया, पिटिशनर ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया किसके सामने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, यानी प्रमुख सचिव गृह को, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इतना किस किस चीज में, अंडर आरटीआई है। अब देखिए 99 की भर्ती है और एप्लीकेशन कब फाइल हो रही है, 22/5/2015 को। वजह क्या है कि 22/5/15 को इन्होंने इतना डिलेट फाइल किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया क्या कि 338 पोस्ट जो है वो बचे रह गए हैं। बचे हुए पोस्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी नहीं हुई, इसलिए इन्होंने क्या किया, अब मतलब सही ढंग से जानकारी लेने के लिए इन्होंने आरटीआई फाइल कर दिया किसमें, वाइल इशूइंग द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड इतना अप्रूवल शॉर्ट बाय द गवर्नर आर नॉट। देखिए कोई भी जियो तब जियो होता है जब उस जियो पे या उस लेटर पे गवर्नर के साइन हो जाए, समझ रहे। पॉलिटी आप जब पढ़ेंगे आगे चल कर करके या पढ़ चुके होंगे, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जब तक मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से अप्रूवल गवर्नर का नहीं होगा, तब तक वो क्या नहीं होगा, जियो नहीं बनता है। तो इन्होंने सूचना क्या मांगी कि जो जियो है 99 का, उस पे गवर्नर साहब ने अप्रूवल दिया कि नहीं। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत मुद्दे की पूछ ली। अब आगे देखिए, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ये डेट है 10/7/2015 को। इन परसुएंस टू द अफोरसेड रिप्रेजेंटेशन डेटेड 22/5/2015 द इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 by the section officer home on 10/7/2015 that the file of year 1999 which has not been available even a lot of effort as such is not possible to provide a copy of desired information or note sheet। देखिए मैं जो कह रहा था ना कि गड़बड़ी कहां हो रही है। अब अगर आप समझिए कि गवर्नर ऑफिस में गवर्नर ऑफिस से अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो इसका सिम्टम क्या होगा। इतना बड़ा ऑफिस है और इतना बड़ा खर्चा है, 20 बीघे में गवर्नर ऑफिस बना हुआ है, और उनके यहां से क्या हुआ, उन्हीं के अधिकारी और ऑफिसर्स ने कह दिया कि रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है और बहुत सारा एफर्ट किया और मिलने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि या तो दाल काली है या पूरी की पूरी है। तो इस हिसाब से इन्होंने फिर एक अगेन ऑन 30/9/2015 द इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन ऑफिसर होम
under section 10 of the file that the file is on the year of 1998 which is not available, यानी इन्होंने अगेन एक बार वही सूचना दे दिया क्या कि फाइल क्या नहीं है, नॉट ट्रेसेबल। अब ट्रेसेबल है कि नहीं है, गवर्नर ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं है। यहां 100-200 साल का रिकॉर्ड अगर अब अगर कोई लेखपाल कह दे कि हमारे पास इस साल की खतौनी नहीं, तो बैकडेटेड सब खतौनी बना करके सब मालिक बन के घूमने लगे। ऐसा है कि नहीं है? तो इसलिए बड़ी ऑफिस में रिकॉर्ड का ना होना ये अपने आप में एक डाउट करता है। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस द ओल्ड रजिस्टर फ्रॉम द ईयर 1998 एंड 99 इट इज आल्सो नॉट अवेलेबल। भाई अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गया तो जो डाक रसीद होता है या डाक रजिस्टर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, उसकी कॉपी दीजिए। उन्होंने ये भी कह दिया क्या है, नहीं है, यानी डाक भी ये भी नहीं। विच द लोकेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल इज नॉट बीइंग ascertained in such a manner it is not possible to provide the photocopy of desired information oblique note sheet to the petitioner number 1। अब देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है कि गवर्नर ऑफिस से फाइलें गए। अब उसके बाद देखिए ये 5/1/2016 को द पिटिशनर नंबर 1 आल्सो मूव एन एप्लीकेशन डेटेड 5/1/2016 अंडर आरटीआई एक्ट 2005 बिफोर चीफ सेक्रेटरी राजभवन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ in regard of seeking information that whether the file of government order dated 27/2/1999 has been provided for approval of his excellency or not। यानी इन्होंने वही क्वेश्चन फिर रेस किया कि गवर्नर साहब को जो फाइल दी गई थी वो अप्रूव्ड है या नॉट, अप्रूव्ड और नॉट। अगर नहीं है तो इनका सारा काम बन गया। देखिए अब ये क्या कहते हैं, क्योंकि मैटर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया है। देखिए मैटर चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है तो नीचे के अधिकारी क्या हो जाते हैं, वो सब खड़बड़ खड़बड़ जितने भी रिकॉर्ड ओरी चोरी छुपाए रखे रहते हैं वो सब मैदान में निकल आते हैं। अब देखिए यहां खेल ये है 4/2/2016 in pursuance to the aforesaid application the section officer / public information officer Rajbhavan government of UP Lucknow has written a letter dated 4/2/2016 to chief secretary home government of UP civil secretariat Lucknow to provide information to petitioner number 1 in regard of application dated 5/1/2016। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है तो नीचे वाले पूरा धरती पाताल छान मारेंगे। उसके बाद में देखिए एक ये इंपॉर्टेंट, आफ्टर डिसमिसल ऑफ द पिटिशन इतना रिव्यू पिटिशन हैज बीन फाइल। इनके इन्होंने क्या किया कि बिना रिकॉर्ड के ही इन्होंने क्या कर दिया था, पिटिशन फाइल कर दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब अगर बिना रिकॉर्ड के फाइल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस दिनांक को डिसमिसल हो गई। 11/5/2015 को क्या हो गई, रिट पिटिशन डिसमिस हो गई। अब देखिए कोर्ट को इससे नहीं मतलब है कि आपके पास रिकॉर्ड है या आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, दैट इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, अगर आप कोर्ट आए हो तो यू मस्ट बी शो योर रिकॉर्ड। ये उसमें क्या हुआ, रिव्यू पिटिशन फाइल हुई। रिव्यू पिटिशन के बाद देखिए क्या क्या हो गया, कोरेटिव पिटिशन डेटेड 18/10/2016 द ज्वाइंट सेक्रेटरी अपीलाट अथॉरिटी होम पुलिस
Section 10 has provided the information to the petitioner number 1 on 20/12/2016. देखिए, after passing the more than 11 months that neither the file of government order dated 27/2/99 has been sent for approval of the Honorable Governor of Uttar Pradesh, nor such file has been received before the Honorable Governor. अब जब वो फाइल गवर्नर साहब के पास गई ही नहीं और ना ही गवर्नर साहब ने क्या किया, ना ही गवर्नर साहब ने उस पर साइन ही किया, तो ये क्या नहीं बना। अगर गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया तो क्या होगा, ये जियो नहीं हुआ, यानी ये गवर्नमेंट ऑर्डर के दायरे में नहीं आएगा। अब जब गवर्नर ऑर्डर के दायरे में नहीं आया और ये इंफॉर्मेशन दे दिए तो क्या हो गया, स्ट्रांग केस हो गया पिटिशनर का, स्ट्रांग केस। हालांकि इनकी ये पिटिशन इतनी बार यहां पर डिसमिसल हो गई, इवन दो रिव्यू पिटिशन हैज आल्सो बीन डिसमिस बाय द ऑनरेबल कोर्ट। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने क्या नहीं दे पाए, एविडेंस नहीं दे पाए, सबूत नहीं फाइल कर पाए, इसलिए क्या हो गई, डिसमिस हो गई। लेकिन उस डिसमिस के बाद में भी अगर आप प्रयास करें जैसे हम कर रहे हैं तो बहुत कुछ इसमें निकाला जा सकता है। देखिए आगे, अब ये आ गया कि दैट द पिटिशनर वाज नंबर 1 वाज चैलेंज द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/1999 बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट बाय मींस ऑफ फाइलिंग द स्पेशल लीव पिटिशन नंबर इन विच the counsel for the petitioner number 1 submitted that in the first round of the litigation of the petitioner's order passed on the earlier related to petition was mainly based on government order dated 27/2/1999। अब ये जो ग्राउंड लिया गया दैट इज सोल ग्राउंड टू ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। हालांकि ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये है 9/12/2019 को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट learned counsel for the petitioner number 1 has submitted all the aforementioned fact in which the honorable Supreme Court wide order dated ये 17 को 22/11/2019 and 9/12/2019 has quashed the order against the petitioner number 1 and directed the petitioner number 1 to represent before the state authorities with his grievances and the state authorities will duty bound to consider the case of the petitioner। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर पास किया और उस 2 ऑर्डर में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, लिबर्टी दे दिया। लिबर्टी क्या किया कि गो एंड अप्रोच टू स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या किया, इन्होंने अप्रोच कर लिया। जब इन्होंने अप्रोच किया, इन परसुएंस टू द ऑर्डर डेटेड इतना पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द पिटिशनर मूव इन रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ। यानी इन्होंने अपना अपीयरेंस नोट करा दिया, यानी इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब यह रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, मूव हो गया, मूव। उसके बाद यह है 20/6/2020 को इन परसुएंस टू द ऑर्डर डेटेड 22/11/2019 and 9/12/2019 passed by the honorable apex court, the petitioner moved another representation with all necessary documents on 20/6/2020 before additional chief secretary home department government of Uttar Pradesh civil secretariat Lucknow
बट द सैड रिप्रेजेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है ड्राफ्टिंग में कि 2 बार ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने चांस दिया, 2 बार किसको, पिटिशनर को, और दोनों बार में रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। देखिए और पिटिशनर का ये एलिगेशन है कि बट द सैड रिप्रेजेंटेशन इज क्या है, स्टिल पेंडिंग बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए फिर दोबारा जो है हाई कोर्ट के सामने आ गए। अब देखिए पिटिशनर ने क्या मतलब काउंसिल के जरिए से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट को यहां पे कोट किया है, दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ रमन कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाइड ऑर्डर डेटेड 3/7/2023 has decided that the similar matter in which it was held that the chief commissioner of income tax has found 65 employees to be entitled for regularization। कितने लोगों को, 65 लोगों को क्या किया, रेगुलराइज कर दिया। अब देखिए आगे और क्या किया, and only 35 post has been regularized, a remaining 30 employees has not been regularized। अब देखिए 65 में से इन्होंने क्या खेल कर दिया कि 65 में से 35 को रेगुलराइज किया और 3 को नहीं किया। अब ये इसमें क्या हुआ, बिकॉज 35 वैकेंसीज इज अवेलेबल, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट has stated that the commissioner has found that 65 employees are entitled to be regularized, then regularization of 35 employees excluding the appellant and the others from being regularization, it is a clear discrimination। हम जो बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि एक साथ ही का अपॉइंटमेंट हो और एक साथ के लोग हो, तो एक को प्रमोशन दे देना और एक को प्रमोशन न देना, इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, जिसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यहां पे यह कंसीडर किया है। और क्या कहा, विच वायलेट द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी समानता के अधिकार को ये मान्यता देता है। Order has been passed to the regularize the appellant with all the consequential benefit within period of 6 months from the date of order। अब देखिए सिमिलर मैटर में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने रेगुलराइज कर रखा है। अब हमारे केस में ये जजमेंट कैसे फायदा करेगा, एक धर्मिंदर का केस है जिसको 2013 में ही प्रमोशन दे दिया गया। किसमें प्रमोशन, किसमें दिया गया, 2013 में। तो अगर धर्मिंदर को दिया गया, वाई नॉट पिटिशनर, वाई नॉट पिटिशनर, तो क्या हो गया, ये आर्टिकल 14 का क्या हुआ, वायोलेशन। इसलिए पिटिशन दोबारा हाई कोर्ट में फाइल हुई। अब देखिए यहां तक हम जो अभी डेट ऑफ इवेंट को ही हम कंसीडर कर रहे थे, यहां पे डेट ऑफ इवेंट थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया है कि चूंकि ऑलरेडी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट से ये मैटर रिमांड आया और 1999 से ये लिटिगेशन चल रहा है। तो जाहिर सी ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक ट्राली पेपर है, लेकिन हमने पेपर जो है बहुत थोड़े से फाइल किए हैं, जो हमसे सिर्फ रेलेवेंट है उसी पेपर को फाइल किया, नहीं तो इसको बताने में पूरा दिन रात लग जाता। अब उसके बाद में ये एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ है। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ वगैरह क्यों फाइल की जाती है, ताकि रिट पिटिशन अगर ज्यादा दिनों तक पेंडिंग हो तो इंटरिम रिलीफ अगर मिल जाता है तो बहुत सारी चीजें और पिटिशनर्स होते हैं उनको लड़ने में आसानी होती है। और इस पे कितने का टिकट लगेगा, RS 5 रुपए। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ है,
इंटरिम रिलीफ में जो फाइनल प्रेयर होता है उसी के आसपास में कोई रेमेडी सीख की जाती है। तो हमारे इसमें क्या था कि हमें प्रमोशन चाहिए था, तो हमने प्रमोशन करने की बात की है, लेकिन प्रमोशन पे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो हमने ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन भी अगर कंसीडर कर लेंगे और अगर हमारे फेवर में डिसाइड हो गया तो एक हिसाब से हमारा इंटरिम मिल गया और रिट पिटीशन चलती रहे। तो ये बहुत बाईपास के जरिए से ये इंटरिम एप्लीकेशन हमने सोच समझ करके तैयार किया था। बाकी आपकी एप्लीकेशन कैसे रहती है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्योंकि अब 5 रुपए का टिकट मिलने लगा है, ना ही 10 का मिल रहा है, ना ही 20 का मिल रहा है, तो लखनऊ में ऑलरेडी टिकट के शॉर्टेज है, इसलिए 5-5 की कोर्ट फीस फाइल की जा रही। अब यहां से हमारी क्या शुरू हो गई, मेमो ऑफ रिट पिटीशन। मेमो ऑफ रिट पिटीशन यहां से शुरू हो गई। यहां पे जगह इसलिए दिए थे कि यहां पे क्या फाइल किया जाता है, कोर्ट फीस चिपकाया जाता है। लेकिन चूंकि 5-5 की कोर्ट फीस होने की वजह से यहां पे जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे पिटिशनर्स के नाम है, नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद पिटिशनर नंबर 3, नंबर 4, सभी किस डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। और सबका गिरवांश क्या है कि इनको जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट से सुपीरियर किया जाए, यानी प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन की ये पिटिशन किस बात की है, प्रमोशन की। अच्छा, अब इसमें पार्टी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट से सीख कर रहे हैं, तो पार्टीज एक तो ये हो गया चीफ सेक्रेटरी हो गया। चीफ सेक्रेटरी के अंदर सभी तरह के डिपार्टमेंट आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसमें हमने पार्टी नहीं बनाया। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दिया है, एडिशनल सेक्रेटरी होम को बना दिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कर दिया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को नहीं बनाया, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी। और अननेसेसरी ज्यादा पार्टी बना दीजिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कभी इनके काउंसिल नहीं, कभी उनके काउंसिल नहीं, तो पिटीशन ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाती है और उसकी हियरिंग भी बढ़ जाती है। तो जितना कोशिश होना चाहिए आपकी पिटीशन में कि कम पार्टी हो, और कम पार्टी में एक तो आपको फोटोकॉपी कम करानी पड़ती है, और अगर फोटोकॉपी कम कराने के साथ ज्यादा काउंसिल का एंगेजमेंट नहीं होता है, और जितने काउंसिल होते हैं उतनी डेट बढ़ने की गुंजाइश होती है। मान लीजिए एक काउंसिल के 10 मुकदमे लगे हैं, कोई इस कोर्ट में है, कोई उस कोर्ट में है, कोई उस कोर्ट में है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि नंबर्स ऑफ पार्टीज कम बनाए जाए। उसके बाद में यहाँ पे मेमो ऑफ द रिट पिटीशन है। अच्छा, ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिट सी लिखा हुआ, बार बार लोगों का फोकस और नजर पता नहीं क्यों यहाँ पे रिट ए पे जा रहा है। हालांकि ये रिट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक कैटेगरी क्रिएट कर रखी है, और वो कैटेगरी जो है 226 में जाता है। समझ रहे हैं बदर जी, रिट ए, रिट बी, रिट सी, दैट इज आल्सो अंडर आर्टिकल 226, है ना। उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये कॉमन पैराग्राफ है कि द ऑनरेबल कोर्ट में, ये ऑनरेबल कोर्ट को एड्रेस है, यानी ड्यू रिस्पेक्ट में है, दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड अदर कंपनियन जजेस द अफोरसेड ऑनरेबल कोर्ट एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ। ये तो ऐसे कॉमन पैराग्राफ लिखना है। दूसरा जो है ये आपको हम्बली रिक्वेस्ट करना, दैट इज अ वेरी कॉमन, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सर्कुलर के हिसाब से एक पैराग्राफ ये लिखना हर पिटिशन में मैंडेटरी हो गया है कि दैट द प्रेजेंट मैटर filed by the petitioner is not related to Central Bureau of Investigation, Prevention of Corruption Act, Directorate of Enforcement, NRHM scam, GPF scam, MP and MLA केस। तो ये सभी मैटर्स में या सभी पिटिशन में, सभी एप्लीकेशन में जो भी आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे उसका लिखना मैंडेट कर रहा है। अदरवाइज रजिस्ट्री क्या कर देगी, डिफेक्टिव पिटिशन कर देगी, डिफेक्टिव कर देगी, वो स्टैंप रिपोर्टिंग में रुका रहेगा मैटर।
स्टैम्प रिपोर्टिंग। तो इसका खास ध्यान रखना है। अच्छा, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि कोई रिट पिटीशन इस सब्जेक्ट मैटर में फाइल नहीं हुई है, जबकि आगे लिखा कि द मैटर हैज बीन रिमांडेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट with the direction to the petitioner to approach before the honorable high court raising their grievance instant writ petition has been filed, यानी इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। ये पैराग्राफ लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम शुरुआत में कोई पिटिशन करते तो ये ओपनिंग पैराग्राफ होता है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होके आया है तो मुझे सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज हैं हमें उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस पे लाना है और उनका अटेंशन यहाँ पे गेन हमें करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू इंडिकेट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनसे बड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नाम आ जाए, किसी जैसे छोटे अधिकारी के पास किसी बड़े अधिकारी का नाम ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ उसका नजरिया और उसका नजर पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले उसी एनेक्सर को किया है। उसके बाद में यहाँ पे एक पैराग्राफ है कि दैट द इट इज पर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द पिटिशनर्स हैव फाइल स्पेशल लीव पिटिशन। एसएलपी कहाँ पे फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी कहाँ फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी सिविल भी होती है और एसएलपी क्रिमिनल भी होती है ना। ऐसे वहां पे रिट जो होती है वो क्या होती है? सिविल भी होती है और रिट क्रिमिनल भी होती है, और वहां पे रिट कई तरीके के हैं, इसलिए इसका डिस्कशन कभी किसी और टाइम पे भी कर देंगे। अब उसके बाद में पिटिशन नंबर इतना विथ कनेक्टेड अपील, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर इतना, और ये सी जो है वो सिविल का इंडिकेशन है। ये सी जो है वो सिविल का इंडिकेशन है। धर्मेंद्र कुमार चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था, और उसी में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। किस दिनांक को? 25/4/2023 को ये ऑर्डर यहाँ पे कोट कर दिया है, क्योंकि डिटेल ऑर्डर था लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे कोट किया है क्या? हाउएवर इफ द पिटिशनर या पिटिशनर हैव एनी ग्रीवांस he they may pursue the representation already made, if not decided may approach the high court। तो पिटिशनर ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे रखा था और उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर नॉट डिसाइड है तो क्या करेंगे? हम अप्रोच करेंगे कहां पे? ऑनरेबल हाई कोर्ट को। तो अब उसी ऑर्डर के परसुएंस में, जो ये ऑर्डर है उसी ऑर्डर के परसुएंस में हम कहा फाइल किए? ये जो परजेंट रेट पिटिशन है ना, जो परजेंट रेट पिटिशन है वो इसीलिए है। जो परजेंट रेट पिटिशन है वो इसीलिए है, रेट पिटिशन WP, यानी इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑर्डर। अब उसके बाद में ये है कि द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन एसएलपी नंबर इतना, ओम प्रकाश, क्योंकि ये पिटिशनर आपके सामने है, जो ऊपर हमने हेडिंग दिखाई थी वो ओम प्रकाश थे, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन प्लीज एंड पास द ऑर्डर डेटेड 9/12/2019 परमिटिंग द पिटिशनर्स टू मेक रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 21/11/2019। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि पिटिशनर क्या करे? रिप्रेजेंटेशन मूव करे कहां पे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ, और पिटिशनर ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ मूव कर दिया, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया? उसको डिसाइड नहीं किया। देन इसी वजह से ये पिटिशन यहाँ पे फाइल हुई। अब पिटिशनर ने क्या किया? that the representation of the petitioner are still pending since 21/12/2019 before the opposite party number 2, एंड कॉपी जो है उसको यहाँ पे एनेक्स कर दिया। अब देखिए डिपार्टमेंट कितना क्लिवर है कि इन स्पाइट ऑफ द रेगुलर ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, और इतने ऑर्डर पास होने के बाद में
पुलिस डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट कोई भी उसका क्या नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया। उसके बाद में दैट अनदर एप्लीकेशन इज आल्सो मूव्ड बाय द पिटिशनर नंबर 1 डेटेड 20/6/2020 बिफोर द अपोजिट पार्टी नंबर 3 विच इज स्टिल पेंडिंग। यानी जो एप्लीकेशन दिया गया इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑर्डर, दैट एप्लीकेशन इज आल्सो पेंडिंग बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट मीन्स होम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट। अब उसके बाद that the claim of the petitioner is not decided by the opposite parties even though the honorable apex court has permitted to move application and liberty is guaranteed by the honorable apex court. The opposite parties are well aware of the order of the honorable apex court as well as pending proceeding of the matter but not paying any attention on the genuine grievances of the petitioner which is आर लायबल टू बी डिसाइडेड। यानी ये एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मेंशनिंग करना है, क्या करना है कि ऑनरेबल कोर्ट को, ताकि ये लगे कि आपने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में रिप्रेजेंटेशन मूव कर दिया और उस रिप्रेजेंटेशन के परपेक्ष में पिटीशन एप्लीकेशन डिसाइड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि इन स्पाइट ऑफ द रेगुलर ऑर्डर, टाइम टू टाइम ऑर्डर बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, authorities are not taking any action, are not deciding the petition of the representation of the petitioner। तो इस पैराग्राफ को ऑनरेबल कोर्ट पढ़ने के बाद यकीनन थोड़ा सा उसको स्टेट गवर्नमेंट पे नाराजगी हो सकती है, और अगर ऑनरेबल कोर्ट थोड़ा सा भी अगर एक्शन में आ जाए तो आपका काम क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो इस तरीके के पैराग्राफ को स्पेशली अपने पिटीशन में मेंशन किया करिए। दैट द अपोजिट पार्टीज आर कीपिंग द मैटर पेंडिंग एंड अनडिसाइडेड द ग्रीवेंसेस ऑफ द पिटिशनर आर जेन्युइन इन नेचर एंड इन सिमिलर सिचुएशन similarly situated candidate are given promotion but no benefit has been given, extended to the petitioner। देखिए आर्टिकल 14 के बारे में अभी हमने जिक्र किया कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वल ट्रीट करना है सबको, और यहां पे क्या हुआ कि सिमिलर सिचुएटेड पर्सन को आपने प्रमोशन दे दिया और पिटिशनर को वही बेनिफिट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। अब उसके बाद में पिटिशनर ने कहा कि विच वायलेट द लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, द डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द अपोजिट पार्टीज अगेंस्ट द पिटिशनर इज बैड इन द आई ऑफ लॉ, देयरफॉर इंटरफेरेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्या समझे कि डिस्क्रिमिनेशन अगर है और वायलेशन है तो डायरेक्ट रेट पिटीशन दोबारा और तिबारा भी हाई कोर्ट में इंटरटेन हो जाएगी। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/1999 डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हैज बीन इशूड। इसका कहीं पे भी डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिस्प्यूट नहीं किया है। अगर फैक्ट का कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उनको क्या होगा, प्रमोशन देना पड़ेगा, प्रमोशन देना पड़ेगा, भले क्या करें, देर सवेर दे वो अलग बात है। ठीक है, अब उसके बाद में ये पैराग्राफ देखिए इंपॉर्टेंट है। दैट द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन द ईयर 1999 ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 3/2/1999 फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑन 14 कितने पोस्ट के लिए, 1478 के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ कि उसमें में से कमी पोस्ट पे भर्ती की है। दैट द आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर द पिटिशनर्स हैव क्वालिफाइड एंड क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस। यानी पिटिशनर भी उसमें पास हो गए थे,
बट उसमें कम ही लोगों का सिलेक्शन किया, इसलिए पिटिशनर उसमें क्या नहीं हो पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद में दैट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट डेटेड 11/11/2006 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर ओनली फॉर कितना 1140, जब पोस्ट 1400 कितना है 78, तो क्यों जो भर्ती की गई और डिक्लेरेशन किया गया वो 1140 को ही किया गया, इवन दो की पिटिशनर भी क्वालिफाइड थे। तो इसी बात को यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं कि कैंडिडेट हु आर अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्ल्ड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाज हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ 1478 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सेड पोस्ट क्या किया 338 पोस्ट वर केप्ट वैकेंट and no information in regard of such post was given to any candidate appeared in the examination for the post of sub inspector। यानी किसी को ये पता ही नहीं चल पाया कि ये पोस्ट भरा गया बाद में कि ये पोस्ट नहीं भरा गया या ये पोस्ट वैकेंट रह गई है। इसके बारे में पिटिशनर ने चालाकी करते हुए क्या किया, आरटीआई फाइल किया था। वो आरटीआई हम आगे अभी दिखा रहे हैं। That it is pertinent to mention here that only 388 head constable of civil police have promoted to the post of sub inspector on the post of seniority, but it is nothing to do with the case of the petitioner because the case of the petitioner is related to the departmental examination held in the year 1994। डिपार्टमेंट ने कंफ्यूज करने की कोशिश की इसमें, लेकिन चूंकि पिटिशनर का जो केस था वो 99 का था, यहां पे हमने उसको कन्फाइन कर करके अलग कर दिया है। ऐसे आपको भी जब आप रीड ड्राफ्ट करेंगे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल आपके पास होंगे और उनको कैसे छांटना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में that in the first round of litigation of the petitioner the order passed on the earlier related petition was mainly based on the government order dated 27/2/1999 issued by the government of उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। तो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो उसी पे अभी डाउट क्रिएट करना है। आगे देखिए जो डाउट क्रिएट किया है पिटिशनर ने। अब पिटिशनर ने क्या किया, उसी पे आरटीआई मांगा। दैट द पिटिशनर नंबर 1 मूव बाय रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। अब उसपे क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट इतना किस दिनांक को किया है, 22/5/2015 को अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सीकिंग इंफॉर्मेशन दैट व्हाइल इशूइंग द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/1999। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, परमिशन ऑब्लिक अप्रूवल हैज बीन शॉट बाय द गवर्नर आर नॉट। यानी ये जो नोटिफिकेशन है प्रमोशन भर्ती का नोटिफिकेशन, उस पे मतलब अप्रूवल गवर्नर का है या नहीं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। अब उसके बाद में यहां पे कहा कि दैट इन परसुएंस टू द अफोरसेड रिप्रेजेंटेशन डेटेड 22/5/2015 द इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 बाय द ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर होम। अब यहां पे क्या हुआ, ऑन 10/5/2015 दैट द फाइल ऑफ ईयर 1999 विच इज नॉट अवेलेबल इवन आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन डन। अब देखिए ये गवर्नर ऑफिस में जो फाइल जाती है होम डिपार्टमेंट का, ये सूचना देना अपने आप में एक गड़बड़ी को बताता है। गड़बड़ी क्या है
कि होम डिपार्टमेंट से या गवर्नर ऑफिस से किसी फाइल का मिस हो जाना और कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई किसी के खिलाफ ना होना, ये अपने आप में यह दर्शाता है कि ऐसी भर्तियों में बड़े बड़े लोगों के भी हाथ होते हैं। दैट अगेन ऑन 30/9/2015 इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन ऑफिसर होम अंडर सेक्शन 10 ऑफ दैट फाइल इज द ईयर ऑफ 1998 which is not available and after a lot of research। देखिए सेम इंफॉर्मेशन यहां भी वही घुमा फिरा करके की गई कि फाइल ओल्ड है, ये है, फला है, और फाइल मिल नहीं पा रही है। आगे देखिए, दैट इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर रिव्यू एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर हैज बीन डिसमिस। क्या हुआ कि जब टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो पिटिशन भी डिसमिस हो गई थी, और यहां पर रिव्यू फाइल की गई, वो भी क्या हो गई, वो डिसमिसल की तरफ चली गई। रिव्यू पिटिशन वो भी क्या हो गई, डिसमिसल की तरफ चली गई। अब पिटिशनर ने क्या किया, 2016 में फिर दोबारा आरटीआई सीख किया, और किससे किया, डायरेक्ट राजभवन से। अब राजभवन में क्या हुआ, उन्होंने यही वही सेम क्वेश्चन राजभवन से पूछा था कि क्या नोटिफिकेशन जो 1999 का है वो एक्चुअली अप्रूव्ड है कि नहीं, उसी संबंध में ये अगेन पूछा इन्होंने। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन तो दी, ये इन परसुएंस टू द अफोरसेड एप्लीकेशन द सेक्शन ऑफिसर राजभवन ने क्या किया, हैज रिटन अ लेटर डेटेड, ये एक लेटर इन्होंने लिखा टू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पिटिशनर नंबर 1 इन रिगार्ड टू द एप्लीकेशन डेटेड 5/1/2016, कॉपी ऑफ द लेटर डेटेड 4/2/2016 रिटन बाय द सेक्शन ऑफिसर पब्लिक इंफॉर्मेशन राजभवन डेटेड इतना, ये यहाँ पे एक एनेक्सर 8 के रूप में संलग्न कर दिया। अब उसके बाद इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैज आल्सो रिजेक्टेड द कोरेटिव पब्लिक रेमेडियल एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले एसएलपी फाइल हुई, एसएलपी क्या हो गई, डिसमिस हो गई, एसएलपी क्या हुई, डिसमिस। उसके बाद में कोरेटिव पिटिशन फाइल होती है, वो क्या हो गई, डिसमिस। यानी अब इनके पास रेमेडी कहीं पे नहीं बचा, नो रेमेडी। वे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट है नहीं, तो इसलिए नो रेमेडी, यानी रेमेडी लेस कर दिया डिपार्टमेंट ने इनको। उसके बाद में क्या कहते हैं कि दैट आफ्टर डिसमिसल ऑफ द, अच्छा जो प्रयास करता है, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। एवन दो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डिसमिसल की तरफ चली गई, कोरेटिव पिटिशन दैट इज आल्सो डिसमिस, और उसके बाद में जो लड़ता है उसकी हार नहीं होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। दैट आफ्टर डिसमिसल ऑफ द पिटिशन 11/5/2015 रिव्यू पिटिशन डेटेड 13/10/2015 एज वेल एज कोरेटिव पिटिशन डेटेड 18/10/2016, यानी ये लगातार डिसमिसल मिलती रही, कहीं पे भी पेपर ना होने की वजह से तमाम पिटिशन में डिसमिसल मिल गई। अब उसके बाद देखिए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अपीलात अथॉरिटी होम, यानी आरटीआई कितना बड़ा टूल है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, और कभी कभी आपके कैरियर को भी जिंदा रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इन्होंने कोरेटिव पिटिशन के बाद में भी इन्हें एक स्कोप मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर करके कुछ कर सकें। तो इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द पिटिशनर नंबर 1 ऑन 20/12/2016 आफ्टर पासिंग मोर देन 11 month neither the file of government dated 27/2/2019 has been sent
for approval to the Honorable Governor of Uttar Pradesh, nor such file has been received before the Honorable Governor. अब देखिए कितनी बड़ी लड़ाई हुई और कहां पे आकर करके मैटर पहुंचा। स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा हाई कोर्ट के सामने गलत बात रखी। इसमें तो एक कंटेम्प्ट पिटिशन हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है, कंटेम्प्ट पिटिशन हो सकती है। पुटिंग फॉल्स एविडेंस एंड ट्राइंग टू मिसलीड द ऑनरेबल कोर्ट, दैट इज द मैटर ऑफ अमाउंट टू कंटेम्प्ट, एंड कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ड्रा हो सकती है। जो पिटिशनर है उन्होंने 2015 में पिटिशन फाइल की ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसलीडिंग एविडेंस ऑफ द स्टेट, पिटिशन रिजेक्ट हो गई। रिव्यू पिटिशन फाइल हुई मिसलीडिंग डाटा पे, वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई, वो भी रिजेक्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कोरेटिव पिटिशन फाइल हुई, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब उसके बाद आरटीआई में एक आवेदन के जरिए से इनका स्कोप जिंदा हो गया, यानी इनका केस जिंदा हो गया। गवर्नर के यहां से क्या सूचना आ गई कि अप्रूवल के लिए मेरे पास नहीं आए, नॉट कम, यानी नोटिफिकेशन जिसपे गवर्नमेंट बार बार जीतती रही, वो नोटिफिकेशन क्या हो गया, जब उसको गवर्नर ने अप्रूव्ड नहीं किया तो दैट इज इलीगल नोटिफिकेशन। तो जब वो इलीगल हो गई तो इनका स्कोप यहां पे फिर बढ़ गया। ये इनको एक जो जियो था, जिस जियो से लोगों के प्रमोशन हो गया और इनको रिजेक्ट कर दिया था, अल्टीमेटली वो गवर्नर के पास गया ही नहीं। ये इंफॉर्मेशन में दिया किसने, अपीलेट अथॉरिटी होम ने। तो कितने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में एक ऑप्शन इनको मिल पाया, यानी डूबते हुए तिनके को सहारा काफी। अब देखिए, दैट द पिटिशनर नंबर 1 वाज चैलेंज द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/99 बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट बाय मींस ऑफ फाइलिंग ए स्पेशल लीव पिटिशन which the counsel for the petitioner has submitted, that in the first round of litigation the petitioner's order passed on the earlier relating to the petition was mainly based on the government order dated इतना। यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इन लोगों ने क्या किया, एसएलपी फाइल की। अब उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन की बात करते हैं उसे क्या किया, गवर्नर ने अप्रूव्ड नहीं किया, ठीक। और अगर गवर्नर ने अप्रूव्ड नहीं किया है तो वो क्या होगा, वो नोटिफिकेशन नहीं होगा और वो जियो नहीं होगा। अब उसके बाद में इन्होंने दोबारा फाइल की। अब एक आरटीआई का यहां पे जिक्र और करते हैं कि दैट द पिटिशनर कैम टू नो थ्रू द इंफॉर्मेशन सॉट आरटीआई एक्ट दैट द फाइल इन रिगार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 27/2/1999 was not seen for approval of honorable governor, as such no approval was given by honorable governor to the जियो। तो अब देखिए, जिस जियो पे लोगों का सिलेक्शन हो गया वो एक्चुअली उस पे गवर्नर ने कंसेंट ही नहीं दिया। अब अगर गवर्नर का कंसेंट नहीं है तो क्या हुआ, सारा अपॉइंटमेंट जो है वो वाइड हो गया, यानी इलीगल हो गया। लेकिन चूंकि अपॉइंटमेंट ज्यादा दिन हो गए थे, अब उसके बाद में इनको फिर दोबारा ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, यानी वो गवर्नर का बिकम नल एंड वैड हो गया था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ये कहा गया। अब उसके बाद इस पे आते हैं कि दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट learned counsel for the petitioner number 1 had submitted all the aforementioned fact in which the honorable apex court यानी सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 22/11/2019 and 9/12/2019 has quashed the order passed against the petitioner number 1
and directed the petitioner number 1 to represent before the state authorities with his grievances, and the authorities will duty bound to consider the case of the petitioner। यानी एक लंबी सीरीज रिजेक्शन के बाद एक आरटीआई में आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया, एक आरटीआई मिल गई कि स्टिल जो है गवर्नमेंट ने उसको यानी गवर्नर ने अप्रूव नहीं किया था, तो आपको क्या हो गया, आप वेंटिलेटर पे आपकी पिटीशन चल रही थी और आपका केस वेंटिलेटर पे था, तुरंत उसमें जान पैदा हो गई और एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मेंटेनेबल हो गई और वो फाइल कर दिए और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये दो ऑर्डर कर दिए, यानी 22/11/2019 को और 9/12/2019 को। एक लंबी लड़ाई के बाद इनको थोड़ी सी राहत की सांस मिल गई, यानी जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो पैर रखने की जगह मिल जाए। अब कैसे आप बैठ जाते हैं उसके आगे जिक्र करते हैं। उसके बाद दैट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 22/11/2019 एंड 9/12/2019 पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द पिटिशनर मूव अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यानी इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, पिटिशनर ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन डिटेल मूव कर दिया, वो एनेक्स कर दिया एनेक्सर नंबर 3 के साथ ये। उसके बाद दैट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड इतना पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द पिटिशनर मूव अनदर रिप्रेजेंटेशन विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन 20/6/2020 बिफोर द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ, बट द सैड रिप्रेजेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग। कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन को ये एनेक्सर 4 कर दिया। अब देखिए सीरीज ऑफ द ऑर्डर पास होने के बाद जैसे ये अथॉरिटीज ने कसम खा लिया हो कि इनका केस उनको नहीं करना है तो नहीं करना है। दैट इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 3/2/1999 डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 1478 was conducted in the year 1999 and just thereafter it is also informed by the Deputy Inspector General of Police Headquarters Prayagraj on Itna 2002 that the departmental examination for the post on the sub inspector was conducted in the year 1999। कितने पोस्ट के लिए था, 2450 के लिए। अभी वहां ऊपर कितने कह रहे थे, 1478। सिलेक्शन कितने का किया, 1140। अब यहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट बढ़ गए कितना, 2450। तो कुछ तो गड़बड़ी अपरेंटली सीन हो रहा है, बिल्कुल। मतलब ये है कि कितनी लड़ाई लड़ने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं। तो दैट इज अपरेंटली सीन कि यहां पे अभी जो जिक्र कर रहे थे ये देखिए यहां पे कितना पोस्ट है, 1478 और 1478 में सिलेक्शन कितने का हुआ है, 1140 और बाद में पोस्ट कितना दिख रहा है, 2450। तो कुछ तो गड़बड़ी है। अब उसके बाद में दैट ऑन 25/4/2013 द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लखनऊ हैड रिटन अ लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट लखनऊ इन रिगार्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन वन धर्मेंद्र सिंह फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हु वाज सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन द ईयर ऑफ 99। अब देखिए क्या हो गया, 25/4/2013। ये कौन है, धर्मेंद्र। ये बैकडोर से आ रहे हैं ना, ये बैकडोर से कैसे आ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर क्या है, ये सिमिलर टाइप के मैटर में थे, यानी पिटिशनर के इक्विवेलेंट। ठीक है। अब क्या हुआ, सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन द ईयर
1999, but no examination for Dharminder was conducted. धर्मेंद्र का क्या किए, बिना एग्जाम कराए ही क्या हो गया, बिना एग्जाम कराए ही, and surprisingly he was appointed for the post of sub inspector by means of promotion letter dated 11/11/2013। भैया इनमें क्या लगा हुआ था, इनको हो गया, हमारा नहीं हुआ, है ना। ये दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो गया। अब इशूड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, इतना यानी छोटे ने किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, एक बड़े ऑफिसर्स के जरिए से ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अभी तक ये दिखाने में सक्षम हो गए हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया था, ये धर्मेंद्र का लेटर है, ये एनेक्सर 10। उसके बाद that another information was also provided by Vinod Kumar Dwivedi, who was also similar situated candidate, appear in examination held in the year of 1999 by means of reply dated 5/5/2016. It is mentioned that point number 6 that only 1140 candidates have been appointed on the post of सब इंस्पेक्टर। अच्छा, अगर यहां पे टोटल कितना अपॉइंट किए हैं, 1140। अब देखिए थोड़ा और ऊपर आ जाइए, 1140 अभी यहीं पे ये दे, सॉरी 1140 की जगह पे ये यहां कैसे घपला है, यहां पे इसको देखिए मिला लीजिए 2450। अब ये डिपार्टमेंट क्या दे रहा है, 1140, और ये रिप्लाई किसका है, ये इन्हीं के डिपार्टमेंट का है, नॉट बाय एनी प्राइवेट पर्सन। ठीक, तो इस हिसाब से बहुत सारा घाल मेल कर करके और इसमें दी गई है। अब उसके बाद में कहा कि चूंकि गड़बड़ी क्या है, डिपार्टमेंट 99 में वैकेंसी निकाल रहा है और वो गवर्नर से अप्रूव्ड नहीं, उसके बाद भी उसकी गड़बड़ी क्या है, 1478 पोस्ट के लिए कह रहे हैं और 1140 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, और बाद में एक आरटीआई की सूचना में दे रहे हैं कि कितने में हुआ है, 2450 का हुआ है। तो एक हिसाब से ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और दो लोगों को ऐसे कर दिया गया बिना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हुए 2013 में ही, और एक आदमी को कब तक नहीं दे रहे, 2023 में भी नहीं दे रहे। तो जो आदमी लिटिगेशन में चला आता है ज्यादातर उसको इसी तरीके से परेशान करते हैं। That the list of the selected candidate for the post of sub inspector was published on 11/11/2006, in which only 1140 candidates were shown in selected, where the petitioner are also qualified in the written as well as physical examination, but in spite of the large number of vacant posts, no appointment was given in presence of the fully eligible and entitled candidate petitioners for the post for the appointment on the post of sub inspector. It is clear cut violation of article 14। अब देखिए, जब वहां पे जितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उतने कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गए, तो बैक डोर से अपॉइंटमेंट करने के लिए आपने 338 पोस्ट को क्यों हाइड किया, और वो हाइड किया ही किया, यानी आदमी 99 से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसको सूचना तक नहीं दी गई, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा, ये रमन कुमार एंड अदर्स करके जजमेंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन है और एक को दिया जा रहा है तो दूसरे को क्यों नहीं दिया जाएगा,
ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैटर था कि टोटल 65 सीट वहां पे थी और 65 में से 35 को दे दिया और 30 को रेगुलराइज करना छोड़ दिया था। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि ऐसा रेगुलराइजेशन करना वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डेट 3/7/2023 है। जजमेंट का साइटेशन नेम है रमन कुमार एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब उसके बाद में हम ये कहते हैं कि इसी में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने आर्टिकल 14 का वायलेशन माना और ये कहा कि और लोगों को जो बेनिफिट दिए गए हैं उसी तरीके से सबको बेनिफिट दिया जाए। तो इसी क्लेम को सिमिलरली मैं इस पिटीशन में भी सीख कर रहा हूं कि सिमिलर सिचुएशन में हमारे भी केस में यही होना चाहिए। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है हमारे ड्राफ्टिंग का कि दैट इन अ सिमिलर केस द पिटिशनर्स डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन was conducted for a post of सब इंस्पेक्टर। कितने पोस्ट के लिए? 1478 के लिए। ये पोस्ट है 1478, जियो डेटेड 3/2/1999, इन विच ओनली 1114 कैंडिडेट शोन इन अपॉइंटमेंट लिस्ट। वो कब हुआ? 11/11/2006। कितना डिले है, यानी वैकेंसी क्या है? 3/2/1999 का और सिलेक्शन कब कर रहे हैं? 11/11/2006 को। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि 338 जो बचा रह गया था उसका क्या हुआ, उन पोस्ट का क्या हुआ। अब देखिए, वेयर द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट पोस्ट आर स्टिल वैकेंट and in the presence of the fully eligible candidate and entitled candidate petitioner for the appointment on the post of the sub inspector, the authorities concerned had not appointed the petitioner's candidate on the post of sub inspector in spite of 338 post। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट which is clear cut of violation of article 14। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी मतलब एक जगह पे वो बताते हैं कितना 2450 पोस्ट, दूसरी जगह पे कहा कि 1478 पोस्ट, सिलेक्शन कितने का किया? 1140 का किया, 1140 बचे कितना? 338 को 99 से, और सिलेक्शन कब हुआ? 2006 में लिस्ट जारी किया। तो बहुत सारे लोग तो इसमें भूल ही गए होंगे कि किसका अपॉइंटमेंट था, किसका नहीं था, कैसे था, कैसे नहीं था। अब जब आरटीआई से ढूंढ करके निकाला गया तो ये सारी चीजें निकल करके आई। तो एक पैराग्राफ हम लिख रहे हैं कि दैट द पिटिशनर नंबर 1 इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट with all his grievances since last 32 years but no fruitful outcome is here। यानी 32 साल तक की लड़ाई में एक भी डॉक्यूमेंट्स कायदे का नहीं हो पाया जिसकी वजह से मुकदमे को विनिंग हो सके और प्रमोशन एक्यूरेट टाइम पे हो सके। ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का यानी होम डिपार्टमेंट की पोजीशन है, होम डिपार्टमेंट, और हमेशा गलत सूचना देते रहे। उसके बाद में क्या है कि फ्रॉम 3/11/2016 पिटिशनर नंबर 1 इज ऑलरेडी रिसीविंग द सैलरी ऑफ सब इंस्पेक्टर। बात यह है कि पिटिशनर तो सैलरी उसका पा रहा है, लेकिन उसका जो स्टार है उसे स्टार अभी तक नहीं मिल पाया। यानी हेड कांस्टेबल होते हैं तो उनके पास 1 स्टार होता है, सब इंस्पेक्टर होते हैं तो 2 होता है, और जो इंस्पेक्टर होता है उसके पास 3 होता है। 3 सर्किल अफसर के पास होता है, वो उसके कलर में थोड़ा सा बदलाव होता है। अब उसके बाद में ये प्रेयर की गई है। बेसिकली यहाँ पे 3-4 प्रेयर है। प्रेयर क्या की गई है कि अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया जाए कि इनको उसी टाइम से कंसीडर किया जाए जो अभी भी पोस्ट वैकेंट चल रही है या उस पोस्ट पे क्या हुआ है,
तो उसको पढ़ दे रहे हैं। दैट इन व्यू ऑफ द अबव it is demonstrate that the authorities concerned has appointed only 1140 posts, whereas per geo dated 3/2/1999 exam was conducted for 1478 posts, in which neither appointment was given to fully and eligible entitled candidate in spite of vacant posts, nor any information in regard of 338 post was not given to any candidate appear in the examination। अब यही समझने की बात है, मुद्दा जो है कि जो 330 कैंडिडेट थे उनका क्या हुआ ये कहीं पे अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और कोर्ट ने काउंटर के लिए कहा, अभी भी कोर्ट स्टेट जो है स्पेसिफिक काउंटर फाइल नहीं कर पा रही है। It is important to mention here that the petitioner are also entitled for the appointment on the post of sub inspector from 11/11/2006, यानी जिस दिनांक से अदर सिमिलर कैंडिडेट को किया गया है आर्टिकल 14 के तहत, वो भी इसी पे दावा कर रहे हैं। और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो जजमेंट किया है 3/7/2023 को, उसके तहत रमन कुमार के तहत में भी इनका एक कंसिडरेशन अभी पेंडिंग है, उसी की लाइट में चाह रहे हैं। दैट इन व्यू ऑफ द अफोरसेड फैक्ट एंड जस्ट एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, thus this honorable court may kindly be pleased to direct the opposite party number 2 and 3 to decide the representation of the petitioner dated 11/12/2019 as well as 20/6/2020 which are still pending, and further it is prayed that this honorable court may kindly be pleased to consider the appointment of the petitioner on the post of sub inspector with all consequential benefit from 11/11/2006 in the interest of justice। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने आकर के जो हमारी ड्राफ्टिंग थी वो ऑलमोस्ट आकर के कंप्लीट हुई, कि जो फैक्ट की ड्राफ्टिंग थी वो यहाँ पे आकर के हमने ये पैराग्राफ जो 39 है यहाँ पे हमने लिखा कि कोई एफिकेशियस रेमेडी नहीं है। तो एफिकेशियस रेमेडी ना होने की वजह से आर्टिकल 226 में पिटीशन फाइल की गई है। तो यहां तक हम आकर के अल्टीमेटली पहुंच गए। अब ग्राउंड्स में ऑलमोस्ट वही बातें लिखी गई हैं, तो ग्राउंड्स में आप अपने फैक्ट को डिटरमाइन कर करके वो कर सकते हैं। बेसिकली हम प्रेयर पे आ जाते हैं। यह है प्रेयर। इशू अ रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग to the opposite parties, more specifically opposite parties, to consider the appointment of the petitioner on the post of sub inspector with all consequential benefit from 11/11/2006 within a shortest period at this honorable court may deem fit and proper। यानी हमारी जो प्रेयर है कि हम तो वेतन पा रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन हमारी प्रेयर है कि 11/11/2006 से हमारा प्रमोशन किया जाए जैसे और लोगों का कर लिया गया है। और उसके बाद में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए कहा था, वो प्रेयर ये है कि इशू रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टी टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर डेटेड इतना एज वेल एज इतना कंटेन एज इन एग्जर नंबर इतना। एक प्रेयर नॉर्मल होती है, एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन विच इज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर। तो ये नॉर्मल प्रेयर अपने केस में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहां से एनेक्सर की शुरुआत होती है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी का ऑर्डर है, ये धर्मेंद्र कुमार में पास हुआ था। धर्मेंद्र कुमार की लाइट में हमें भी उसी में कंसीडर किया गया था। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने लिबर्टी दिया था उस लिबर्टी पे ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल अपील नंबर पहले दिखा देते हैं, सॉरी। इसमें कई एक केसेस कनेक्टेड हैं, बट मेन ऑर्डर अगर आपको चेक करना होगा तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर है
और किसमें ये फाइल हुई थी, ये SLP नंबर है 27206/2029। जो ऑर्डर चेक करने की प्रक्रिया है उस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे और अदर हाई कोर्ट पे बहुत सारा काम करना बचा हुआ, उस पे भी काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप इस ऑर्डर को अपने पे डाउनलोड कर करके आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो जिस्ट है कि हमें हाई कोर्ट ने इतना करने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेमेडी दी है, उस रेमेडी पे हम आ जाते हैं। देखिए, हाउ एवर इफ द अप्लीकेंट्स हैज एनी ग्रीवांस they may pursue the representation already made if not decided। तो क्या करना है, आर में अप्रोच द हाई कोर्ट। तो एक हिसाब से ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने हमारे पे फुल एंड फाइनल ऑर्डर न करते हुए हमें ये कहा कि आप जो है अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश रिप्रेजेंटेशन मूव कर सकते हैं। फ्रेश रिप्रेजेंटेशन मूव हो गई और नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन किस पे, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। जो इन परसुएंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट के फाइल हुआ उस पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया। ये एक दूसरा ऑर्डर है, उसी में धर्मेंद्र कुमार को लेकर करके, और ये भी डिटेल ऑर्डर है। अल्टीमेटली इसमें भी वही चीज कंसिडरेशन किया गया है कि मतलब सेम शैल बी कंसीडर, रिप्रेजेंटेशन अगर फाइल होता है तो उसको कंसीडर करने के लिए कहा गया। तो ऑलमोस्ट जो है ये आरटीआई फाइल हुई थी, ये आरटीआई के बाद में ही यहाँ पे ये मैटर आकर करके डिस्कस हो पाया। तो आरटीआई कितना बड़ा टूल है किसी मैटर को या किसी की तकदीर डिसाइड करने के लिए, कि कई बार सुप्रीम कोर्ट से मैटर हारने के बाद और कई बार उलट पलट होने के बाद में भी आपको एक रेमेडी अगर आरटीआई की तरफ से प्राप्त हो गई और कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल गया है तो आपको कई एक चांस फिर दोबारा आपको मिल जाते हैं। तो आरटीआई पे हमने बहुत सारा डिस्कस कर रखा है। ये ओम प्रकाश जी भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे जो पिटिशनर नंबर 1 है, उसमें भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि जो धर्मेंद्र की रिट पिटिशन डिसाइड कर दी गई थी विथ लिबर्टी, उसी तरीके से हमारे में भी कह दिया कि इन द लाइट ऑफ धर्मेंद्र कुमार में हम भी रिप्रेजेंटेशन मूव करें, और अगर रिप्रेजेंटेशन मूव करते हैं तो हमारा भी डिसाइड करें, और नहीं डिसाइड करते हैं तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ये डिटेल रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस को समझना। अब केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पे टाइम नहीं देंगे। रिप्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से देखिए, यानी जो ड्राफ्टिंग है ऑलमोस्ट वही रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन डेट है और ये ये रिप्रेजेंटेशन है, ये नाम है। यहां तक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो सूचना डिपार्टमेंट ने दी थी उसमें इन्होंने कहा कि ये देखिए, ये पुनः विचार करने के लिए इन्होंने ओम प्रकाश जी ने दिया था कि गलत तरीके से आपने हमें सूचना प्रोवाइड की थी और गलत तरीके से वो नोटिफिकेशन और जियो था, हमें प्रमोशन इसीलिए नहीं दिया। तो ये भी प्रत्यावेदन जो है इनकी अभी अनडिसाइडेड है। ये हम ऑलरेडी ओपनिंग आर्गुमेंट में हमने बहस कर ली थी, तो इस पे ज्यादा यहाँ पे हम फोकस नहीं कर रहे। अब मुख्यतः आरटीआई पे है। देखिए, आरटीआई दिखा दें क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश गिरह पुलिस संभाग 10, यानी आप भी इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई पेपर पड़ा हो तो वो सुरक्षित रह जाएगा। इस लेटर के बाद आपको यही समझ में आएगा। ये समझिए, आपके पत्र में गिरा पुलिस 10 की पत्रावली संख्या इतना में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर विभागीय अभ्यर्थी की भर्ती हेतु दिशा निर्देश से संबंधित टिप्पणी एवं अनुमोदन की छायाप्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
इस संबंध में अवगत कराना है कि पत्रावली वर्ष 1999 की है, जो काफी प्रयास करने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में आप द्वारा वांछित सूचना / नोटशीट उसकी छाया प्रति नहीं दी जा सकती है। अब आप देखिए कि ये दिया किसने है, ये है शासन की स्थिति, कि शासन में क्या हो जाता है, वहां पे क्या भी घपलेबाजी चलती है भाई। देखिए अब इस तरीके से एक हिसाब से ये सूचना का डिनायल है। ये सूचना इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश शासन के अशोक कुमार सरोज जी ने। अशोक कुमार सरोज जी क्या कह रहे हैं कि जो काफी खोजबीन के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अरे भाई, केयर टेकिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए ही बहुत सारे, और क्या कह रहे हैं कि पत्रावली का लोकेशन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में सारे पत्रावली को डिजिटल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो बहुत सारे लोगों के राइट्स जो है ऐसे अधिकारी जो है वो खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि मिलेगा ही नहीं। अब उसके बाद में प्रमुख सचिव को क्या हुआ, ये एक आवेदन एप्लीकेशन है ओम प्रकाश का, उन्होंने किससे सूचना मांग ली, डायरेक्ट राज्यपाल से ही मांग लिया। अब जब राज्यपाल से इन्होंने सूचना मांगी कि महामहिम जी ये बताइए कि जो 99 का जियो ये लोग बता रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, उस पे आपका अप्रूवल है कि नहीं। अब डिटेल इसको कहाँ पढ़ेंगे, तो उस पे आपका अप्रूवल है कि नहीं, तो महामहिम जी का आंसर देख लीजिए। अब इसके बाद क्या करेगा डिपार्टमेंट, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। अब उसके बाद पिटिशनर को प्रमोशन नहीं दे रहे, कितना बड़ा इशू बनाए हुए है। ये राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये लेटर है, देखिए अनुभाग अधिकारी द्वारा ने जारी किया है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत गौर से, और सेवा में प्रमुख सचिव को किया है। अब देखिए ये लोग आपसी में लिख रहे हैं लेटर पत्र, इसमें क्या कहा, कृपया इस सचिवालय को प्राप्त ओम प्रकाश पुत्र राम शेर निवासी सच एंड सच के स्वतः स्पष्ट पत्र दिनांक 5/11/2016 मूल रूप में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अंतरित की जाती है। अब देखिए जिसके पास रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट है वो महोदय क्या कर रहे हैं, 6(3) में अब सूचना पा नहीं पा रहे ढूंढने पे, और फर्जी तरीके से ये मुकदमे का क्या कर दिया, अंतरण कर दिया, यानी किसी तरीके से वादी जो है अपने घर बैठ जाए। अब देखिए, लेकिन ये भी नहीं माने, ये डिपार्टमेंट से लगे रह गए। उत्तर प्रदेश शासन गिरा पुलिस अनुभाग 10, ये आरटीआई में 20 दिसंबर 2016 का लेटर है, ओम प्रकाश जी को मेंशन करते हुए दिया है। क्या कहा, आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना दिनांक 17 फरवरी 1999 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश की पत्रावली अनुमोदन हेतु राज्यपाल महोदय के पास भेजी गई अथवा नहीं की स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं। अब उत्तर देख लीजिए, दिनांक 27 फरवरी 1999 की पत्रावली माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु नहीं भेजे गए। अब बताइए कितने लोगों का करियर जो है वो डिपार्टमेंट दांव पे लगा देगा। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट का एक्शन रहा है। अब वो भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है या एनीवे, अब इस पे ऑनरेबल कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो मैटर ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट है। इन्होंने एक सूचना और मांगा कि 27 फरवरी 1999 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश पत्रावली पर श्री राज्यपाल महोदय का अनुमोदन लिया गया अथवा नहीं, स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं। इन्होंने क्या कहा, शासनादेश दिनांक 27/2/1999 पर राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। अब बताइए कि जब राज्यपाल महोदय का अनुमोदन नहीं लिया गया तो वो क्या बचा, सूचना, और वो जियो ही नहीं बना। अब जब जियो नहीं बना तो उसके तहत जिसकी भी नियुक्ति हो जाएगी वो इलीगल हो जाएगी।
और ये अपीलीय अधिकारी ने सूचना दे दिया। अब कितने दिनों के बाद सूचना दिया है, इसी तरीके से आप भी सूचना मांग रहे हैं, कैसे मिलेगा? डिपार्टमेंट से, इतने बड़े डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। अब देखिए, अब चूंकि इनको ये सूचना मिल गया और इसी मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को घुमा फिरा करके भर्ती दे दिया, यानी कुछ लोगों को भर्ती दे दिया। जैसे ये धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र जी का ग्राउंड हमने वहां पे लिया है। अब ये धर्मेंद्र जी को दे दिए, तो पिटिशनर को क्यों नहीं दिए? यहाँ पे घुमा फिरा कर करके किसी न किसी को लाभ पहुंचा दिए। अब बात आ गई और लोगों को भी दिया है। ये धर्मेंद्र वाली आरटीआई इन्होंने मांगी, मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और ये अगर धर्मेंद्र को दिया गया तो सिमिलर पैरिटी व्हाई नॉट टू द पिटिशनर, ये एक सब्जेक्ट मैटर है। अब उसके बाद में देखिए, एक सूचना मांगी गई कि ये जो पदों को लेकर के घुमा फिरा रहे थे उस पे मांगा, कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार के उपरांत सफल घोषित किए गए? इन्होंने लिखा 1140 किए गए। और अप्लाई कितने किए थे? वैकेंसी इन्होंने निकाला, एक बार बताया कि 2450, एक बार बताया 1478 और 1140 का इन्होंने सिलेक्शन माना। अब उसके बाद में कुल कितने साक्षात्र में आए ये संख्या है, उच्च मेरिट कितने गए ये मेरिट का इन्होंने डिस्कशन किया है। तो अल्टीमेटली ये 338 पद भैया काहे के लिए छोड़ दिए थे? ये खुद लेकर क्या लिखे? इन्होंने सवाल पूछा कि कितने पदों पर नियुक्ति परीक्षा से की गई थी और कितने पदों पर बिना परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किए गए। 1140 पदों पर परीक्षा से नियुक्ति की गई थी और 388 पदों पर वरिष्ठता से नियुक्ति की गई। अरे भैया, जब एग्जामिनेशन लिए गए तो फिर प्रमोशन ऐसे डायरेक्ट करने का क्या मतलब है? यानी यहाँ पे पारदर्शिता छुपाई गई। पारदर्शिता क्या हुई? हाइड की गई। अब देखिए, ये इतनी ही कमी नहीं है, वहां तक तो बात आ गई। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको हमने नजीर के रूप में पेश किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये लगाया है। राम कुमार, ये सिविल अपील नंबर है यहाँ पे 7898/2020। ये जजमेंट सभी लोग पढ़िए, बहुत क्लियर कट जजमेंट है और ये नेट पे मौजूद है। अगर ना भी मौजूद हो तो इसकी कॉपी हम प्रोवाइड करा देंगे। इस केस में क्या था, जस्ट पढ़ लीजिए। ये दैट द अपीलांट चैलेंजेस द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट dated 9/12/2019, while the High Court has disposed of the contempt petition, holding that there is no contempt in view of the affidavit filed by Deputy Commissioner Income Tax Headquarters dated 6/12/2019। अब इसमें क्या हुआ था कि द मैटर अराइजेज आउट ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी क्या मैटर था? ये मैटर था एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करने के लिए। The Chief Commissioner of Income Tax in his report dated 14/2/2013 found that in the exercise conducted in pursuance of the judgment of this court in a case of Secretary versus State of Karnataka and others, Oma Devi and others, 2006, वॉल्यूम 4 SCC 1। दो यही से इंपॉर्टेंट है, देखिए। 65 employees were found to be entitled for regularization, only 35 employees were regularized। अगर 65 पाए गए थे एलिजिबल तो कितने को किया इन्होंने? 35 को कर दिया। अब भैया 30 को क्यों नहीं, जब इक्वलिटी है? तो दिस वाज डन सिंस ओनली 35 वैकेंसीज वर अवेलेबल। भाई, अगर वैकेंसी 35 है तो किसी को नहीं देना है, या देना है तो क्या करना है? 65 को भी देना है ना? तो 16% आउट ऑफ remaining 30 employees filed contempt petition alleging that the
respondent are not regularizing the service of the appellant, therefore committing contempt of court. अब उसके बाद में जजमेंट बहुत लंबा है, हम लास्ट उसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं जो पॉइंट एग्जैक्ट हमारे केस में हिट करेगा। अब हिटिंग पॉइंट पैराग्राफ 10 पढ़ते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा जजमेंट ऐसे पढ़े जाते हैं लंबे जजमेंट को पढ़ने के लिए जो आपके केस से कवर करता है, वरना ऑनरेबल कोर्ट में 10 मिनट 15 मिनट की हियरिंग का टाइम मिलता है और आप 1500 पेज का जजमेंट पढ़ने लगेंगे तो कोर्ट आपके मैटर को पोस्टपोन कर देगी फॉर द डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग। इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अच्छा, यहाँ पे जिस्ट एक बार फिर से हम नोट कर देते हैं कि 65 पोस्ट थी, 65 लोग एलिजिबल थे और जिसमें में से 35 को रेगुलराइज किया और 30 को क्या किया? लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट। अब देखिए यहां ये रहेगा सामने फिगर तो अच्छा रहेगा। अब फिगर आगे पढ़ते हैं। दैट इन व्यू ऑफ द अबव द मैटर वी फाइंड दैट the high court was in error is not entertaining the contempt petition. However, at this stage, relegating the appellant again to the high court would unnecessarily cause in delivering the justice. We therefore allow the appeal. आगे देखिए। The services of the appellant are directed to be regularized from the date on which the services of other 35 employees were regularized, and wages and other consequential benefit to which the appellant would be entitled to shall be paid to them a period of 6 months from today. क्या कहा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने? भाई आपके पास 35 पोस्ट खाली है, खाली हो, लेकिन या तो आप 35 को देंगे तो 30 अगर सीट नहीं है तो यू मस्ट बी क्रिएट पोस्ट, है ना। यानी आपको अगर 35 एलिजिबल है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पिक एंड चूज करें और उसमें में से कुछ को कर दें, अपॉइंट कर दें और कुछ को ना करें। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया और कहा कि सबको करिए और जिस दिन से और लोगों का कर रखे हैं उसी दिन से सारी फैसिलिटी इनको भी उपलब्ध कराइए। ये ऑनरेबल 2 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था और ये 3 जुलाई 2023 का जजमेंट है। हमारे केस में भी यही सिमिलर टाइप का मैटर घूम फिर करके चल रहा है। पहली डेट में चूंकि स्ट्राइक चल रही थी, हम जजमेंट शो कर रहे हैं, तो हार्ड लर्नर काउंसिल ऑफ पिटिशनर इन पर्सन स्टेट काउंसिल हु इज गारंटेड 2 weeks time to obtain instruction in the matter, particularly with regard to outcome of the representation submitted by the petitioner in pursuance direction issued by the Honorable Apex Court, and to bring the final order on record list on 3 अक्टूबर 2023। अब 3 अक्टूबर को जो केस लगा उसको दिखा देते हैं। हार्ड लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन पर्सन, क्योंकि उस दिन भी पिटिशनर अपीयर हुए थे। इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन इशूड अर्लियर, लर्नर्ड स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन इंस्ट्रक्शन डेटेड 2/10/2023 सबमिट्स दैट द पिटिशनर्स रिप्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड वाइड ऑर्डर डेटेड 20/5/2020 which has not been challenged till date। अरे भाई, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो कहा उसकी बात को स्टेट ने अभी तक जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया। अब मैटर क्या है उसके बाद, पिटिशनर्स अपीयरिंग इन पर्सन however has disputed the aforesaid fact with the submission that the representation made by the petitioner in pursuance of the direction issued by the Honorable Apex Court have not been adjudicated at all, and therefore at this stage there is no occasion for the petitioners to challenge the order dated 20/5/2020। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही और यहाँ पे मेंशनिंग भी किया। अब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कंसीडरिंग द अफोरसेड सबमिशन, कंसीडरिंग द अफोरसेड learned state council is
डायरेक्टेड, सॉरी, ये क्या कहा, considering the aforesaid, learned state council is directed to week time to file short counter affidavit indicating the aforesaid order, list this case on 27/10/2023 as fresh। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एज फ्रेश कर दिया। इन मीन टाइम एफिडेविट में एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, और अभी तक स्टेट इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं कर पाई है। तो देखिए, हम आज जो डिस्कस कर रहे थे, एक हिसाब से हमारी ड्राफ्टिंग की ये सीरीज कंप्लीट हुई। आज हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिपार्टमेंट के थ्रू कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया या कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन करना है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के बाद रिट पिटीशन फाइल कीजिए। अदरवाइज आपके सामने जो रिट पिटीशन है, इसमें कितनी तरह के डेवलपमेंट आए और एक आरटीआई के जरिए से डॉक्यूमेंट लास्ट में प्राप्त करने के बाद ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में चौथी बार लिटिगेशन गया और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस आरटीआई के को लगाते हुए स्टेट गवर्नमेंट को फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और अगर फ्रेश रिप्रेजेंटेशन को स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है तो आप संबंधित ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करके रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए एक फ्रेश तरीके से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम आज लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में जो सिविल टाइप की पिटीशन है यानी सर्विस से रिलेटेड है, आज हमने रिट ए पे डिस्कस किया है, और ये भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि अगर कई लोग हैं और सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस हैं, तो आप भी कैन चूज कर करके कि कुछ को दे दें बेनिफिट और कुछ को ना दें, ऐसा गलत है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने रमन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 3/7/2023 को स्पेशल लीव पिटीशन को अलाउ करते हुए सभी को इक्वल ट्रीट करने का एक डिटेल आदेश पास किया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, और ये पीडीएफ की ड्राफ्टिंग भी अगर आपको आवश्यकता हो तो टाइमबद्ध हम इसको शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।